हेलो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और वो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये हमने लॉग में थोड़ा सा पढ़ रखा है कि इंटीग्रल पार्ट क्या होता है किसी भी नंबर का, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। और बहुत क्विकली मैं बता दूं कि मान लिया 31.7 लिखा है तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 31 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं जो होगा 0.7। ठीक है, अगर मान लिया कोई इंटीजर लिखा है 12 तो उसका इंटीग्रल पार्ट विल बी 12 एंड इसका फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0। अगर कोई नंबर लिखा है माइनस, ठीक है, 35.8 तो इसका इंटीग्रल पार्ट विल बी -36 क्योंकि इसके जस्ट जो छोटे वाला इंटीजर है उसकी वैल्यू। और इसका अगर नेगेटिव का हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो दैट विल बी, अगर नेगेटिव है तो इस पॉइंट वाले को एक में से घटा दिया तो यह आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट में एज सच कोई थ्योरी नहीं है, पहले हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 रेज्ड पावर 50, देन फाइंड whether greatest integer of x is an even integer or odd integer, and also find the value of x into 1 minus fractional part of x। ये क्वेश्चन है। 2 प्लस √3 रेज़्ड टू पावर 50, ये ठीक है, इसको हमने x बोला है, ये कांस्टेंट है, उसका पावर 50 लिया है। फिर हमने बोला कि ये जो नंबर है इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका इंटीग्रल पार्ट जो होगा वो इवन होगा या ऑड होगा, ये बताना है एक चीज़। और दूसरा फिर हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 1 में से घटा लिया और x से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। x विच इज़ 2 प्लस √3 रेज़्ड टू पावर 50, इसको हमने बाइनोमियली ओपन किया तो 50c0 2 रेज़्ड टू पावर 50 प्लस 50c1 2 रेज़्ड टू पावर 49 इंटू √3 प्लस 50c2 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 48 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस 50c3 इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 47 इंटू √3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, राइट हैंड साइड पे NCR तो इंटीजर होता है, तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है एंड सो ऑन। ये जो लिखा है 2 रेज़्ड टू पावर 50 ये ऑफ कोर्स इंटीजर है। इस वाले केस में 2 रेज़्ड टू पावर 49 भी इंटीजर होगा, बट √3 इर्रेशनल नंबर है तो ये पूरा इर्रेशनल टर्म हो गया। ये रैशनल एंड इंटीजर है, ये इर्रेशनल टर्म है। इसमें क्या होगा, √3 पे स्क्वायर आ गया तो ये फिर रैशनल हो गया, रैशनल रैशनल रैशनल, मतलब ये पूरा फिर इंटीजर हो गया, फिर इर्रेशनल हो गया। तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि इसमें जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं वो ऑल्टरनेट टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल है। तो अब हमने क्या किया, अपनी तरफ से हमने कंसीडर किया, कंसीडर 2 माइनस √3 रेज़्ड टू पावर 50 विच इज़ इक्वल्स टू, तो माइनस लिया है तो कुछ भी नहीं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल जाएगा। 50c1 2 रेज़्ड टू पावर 49 इंटू √3 प्लस 50c2 2 रेज़्ड टू पावर 48 इंटू √3 का स्क्वायर माइनस 50c3 √3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये ठीक है। नाउ हमने क्या किया,
इसमें से इर्रेशनल पार्ट को हटाने के लिए, ये इर्रेशनल वाला पार्ट है, ये तो रैशनल हो गया क्योंकि रूट पे इवन पावर आ गया, फिर ये इर्रेशनल आ गया एंड सो ऑन। तो इर्रेशनल पार्ट हटाने के लिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये ठीक है, ऐड कर दिया। तो ऐसे आ जाएगा 2 + √3 रेज़्ड टू पावर 50 प्लस 2 - √3 रेज़्ड टू पावर 50 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो 2 × 50C0 2 रेज़्ड टू पावर 50, फिर ये कैंसिल हो गया, ये फिर ऐड हो जाएगा डबल, मतलब ऑल्टरनेट टर्म डबल हो जाएगा एंड ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो डबल का 2 हमने बाहर ले लिया, दिस प्लस दिस, एक बार ये ट्वाइस ये, ऐसी एक बार ये आ जाएगा 50C2 × 2 रेज़्ड टू पावर 48 √3 का स्क्वायर प्लस 50C4 2 रेज़्ड टू पावर 46 √3 रेज़्ड टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। नाउ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, ईच ऑफ दीज टर्म्स इज एन इंटीजर, हर टर्म इंटीजर है, ये वाला हर टर्म इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो इसको हमने 2i बोल दिया, दिस इज इक्वल्स टू 2i1, ठीक है, एंड दिस इज 2 + √3 रेज़्ड टू पावर 50 प्लस 2 - √3 रेज़्ड टू पावर 50। दिस implies 2 + √3 रेज़्ड टू पावर 50 इज इक्वल्स टू 2i1 - 2 - √3 रेज़्ड टू पावर 50। अब देखो i1 एक इंटीजर होगा, उसकी वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें वो वैल्यू चाहिए ही नहीं अभी, और यू कैन सी कि अगर उसका वैल्यू निकालना पड़े तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या है कि जैसे ये लिखा है 2 - √3 रेज़्ड टू पावर 50, तो √3 कितना होता है 1.732, ठीक है, 2 में से अगर 1.7 घटाया तो 0.29 समथिंग आ जाएगा, तो ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो बट ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है। पॉजिटिव फ्रैक्शन के ऊपर हमने अगर पावर रेज किया, पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी लिखा है 0.3 लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी 0.3 के आसपास ही है, 0.3 का हमने स्क्वायर किया तो 0.09 आएगा, फिर क्यूब किया तो और छोटा हो जाएगा, बट रहेगा हमेशा पॉजिटिव ही एंड फ्रैक्शन। तो दिस रेज़्ड टू पावर 50 विल बी ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है। ये जो नंबर लिखा है इसी को हमने x बोला है, तो x जो है वो कितना हो गया, ये इंटीजर माइनस ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या कि ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, दिस इज, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमने इनिशियली बताया था कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये इंटीजर है, वेल एंड गुड, ये फ्रैक्शन है, वेल एंड गुड, बट इसको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, जैसा मैंने बोला कि दिस इज नॉट पॉजिटिव, तो कोई बात नहीं, हमने क्या किया 2i1, मतलब ये इस तरह का चीज़ हो गया कि कुछ ऐसे लिखा है 30 - 0.7, मान लिया ऐसे लिखा है, तो ये इंटीग्रल पार्ट एंड ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसमें से क्या करेंगे, एक घटाया और एक ऐड कर दिया -0.7। अगर हम इसमें एक 1 जोड़ दें, मतलब माइनस फ्रैक्शन पार्ट में अगर, मतलब माइनस फ्रैक्शन में अगर 1 जोड़ दें तो भी ये पॉजिटिव फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब ये इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा एंड ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। अब तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें से एक घटाया एक जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, 1 में से अगर हमने पॉजिटिव फ्रैक्शन घटाया तो ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 0 और 1 के बीच में, ये ऑफ कोर्स इंटीजर रहेगा, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव होने से इसको हम इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते हैं। तो अगर ये x के बराबर है, क्योंकि x के बराबर ही माना था इसको, तो इसको हम x का क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, और ये एक इंटीजर है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट। सो दिस इज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज
फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्वेश्चन में उसने पहले ये पूछा था वेदर दिस इज एन इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि 2i माइनस 1 तो एक ऑड इंटीजर होगा, उसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल पार्ट इज एन ऑड इंटीजर। दिस इम्प्लाइज हैंस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज एन ऑड इंटीजर। दिस इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है। एंड चलो पहले ये लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट उसने क्या बोला था, ये तो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर है, 1 माइनस 2 माइनस √3 रेस्ट पावर 50। तो इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो 2 माइनस √3 रेस्ट पावर 50 कितना हो जाएगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x इंटू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x तो हो गया 2 प्लस √3 रेस्ट पावर 50 और 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया 2 माइनस √3 रेस्ट पावर 50। तो 50 कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 माइनस √3 2 प्लस √3 होल रेस्ट पावर 50। तो ये हो गया 4 माइनस 3 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। दो क्वेश्चन पूछे थे, एक तो उसने प्रूव करने के लिए नहीं, एक प्रूव करने के लिए नहीं था, एक तो उसने पूछा था कि इवन है या ऑड है, तो उसका आंसर आया कि ऑड इंटीजर है। दूसरा उसने पूछा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसका आंसर आया कि वैल्यू कितनी होगी, 1। Question 2. Let x is equals to 5√5 plus 11 raised to power 71. Then find whether greatest integer of x is even or odd. ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है। चलो ये भी ऐड करते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू। सोल्यूशन बाकी सब वैसे ही है। 5√5 प्लस 11 रेज टू पावर 71 बराबर कितना हो जाएगा, 71c0 5√5 रेज टू पावर 71 71c1 5√5 रेज टू पावर 70 इंटू 11 रेज टू पावर 1 प्लस 71c2 5√5 रेज टू पावर 69 इंटू 11 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले तो हम ये देखेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5√5 और 11 में से बड़ा कौन सा है। तो √5 तो 2 पॉइंट समथिंग है, तो 5 से 2 पॉइंट समथिंग की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है वो 11 से बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है 2 से। तो उसको देखने के लिए एक तरीका तो ये रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर सकते हैं। इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें
तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा बेसिकली 5 क्यूब हो जाएगा, विद दैट इज 125। 11 का स्क्वायर इज 121, तो उसका मतलब क्या है कि ये बड़ा हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर बड़ा है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, बिकॉज जब आगे चल के हम पॉजिटिव फ्रैक्शन वैक्शन की बात करेंगे तो आई शुड इंश्योर कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी है वो पॉजिटिव लिखी है या नेगेटिव लिखी है, क्योंकि नेगेटिव को हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसमें तो खैर पॉजिटिव नेगेटिव वाली कोई बात नहीं, बट अभी आगे आएगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो अगेन हमने क्या बोला, कंसीडर। अब बिकॉज मेरे को ये पता है कि 5√5 बड़ा है तो इसको हमने पहले ही लिखा रहने दिया, ठीक है, पहले ही लिखा रहने दिया। तो अब हमने लिखा 5√5 माइनस 11 रेज़्ड टू पावर 71। और हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि इसका फ़र्क भी पड़ता है क्योंकि पावर ऑड है। अगर ऑड पावर है तो अगर इसको पलट के लिखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी अंदर वैल्यू, ठीक है, -12 आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 71C0 5√5 रेज़्ड टू पावर 71 माइनस 71C1 इंटू 5√5 रेज़्ड टू पावर 70 इंटू 11 प्लस 71C2 5√5 रेज़्ड टू पावर 69 इंटू 11 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है, ठीक है। बेसिकली इससे अगले वाला टर्म जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस, ठीक है। इस बार क्या है, जो हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम ऐसे दो एक्सपेंशन लेके हमने ऐड किया था, और ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ये किससे हमें पता लगा क्यों कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू इंश्योर कि जो राइट हैंड साइड पे वो इंटीजर ही आए, ठीक है, इर्रेशनल नंबर ना आए। तो पहले तो हमने ये देखा कि इर्रेशनल है कौन, 5√5 इर्रेशनल होगा, उस पर ऑड पावर है तो रूट नहीं हटेगा, अल्टीमेटली रूट बचेगा इसमें, तो पहला टर्म इर्रेशनल है। दूसरे में क्या है, 70C1, ये ठीक है, 71C1 क्या बोलते हैं, इंटीजर हो गया। 5√5 रेज़्ड टू पावर इवन पावर, ये इंटीजर हो जाएगा, इस बार रूट हट जाएगा इवन पावर की वजह से। 11 इंटीजर है तो ये इंटीजर आएगा, हैंस रैशनल नंबर आएगा। तो इर्रेशनल, रैशनल, फिर इर्रेशनल, फिर ये ऑड पावर आ गया। तो इस बार पहले वाला टर्म इर्रेशनल है, तो इफ आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस इर्रेशनल नंबर आई एम सपोज टू सबट्रैक्ट इट। तो इस बार हमने घटाया, तो पहला टर्म हो जाएगा 5√5 प्लस 11 रेज़्ड टू पावर 71 माइनस 5√5 माइनस 11 रेज़्ड टू पावर 71 इक्वल्स टू, इस बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ पहला टर्म आ जाएगा 71C1 5√5 रेज़्ड टू पावर 70 इंटू 11 प्लस 71C3 5√5 रेज़्ड टू पावर 69 इंटू 69 क्यों 68 आएगा, हाँ, इंटू 11 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है। बाकी स्टोरी सेम है, दिस विल बी एन इंटीजर, तो इसको हमने क्या बोल दिया, 2i1 एंड दिस इज 5√5 प्लस 11 रेज़्ड टू पावर 71 माइनस 5√5 माइनस 11 रेज़्ड टू पावर 71। इसको इस बार हम उधर ले जाएं, दिस इम्प्लाइज 5√5 प्लस 11 रेज़्ड टू पावर 71 इज इक्वल्स टू 2i1 प्लस रेज़्ड टू पावर 71, ठीक है। अच्छा, 5√5 को देखो हम एक तरीका ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम 5√5 प्लस 11 एंड 5√5 माइनस 11 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि ये बेसिकली आ जाएगा 125 माइनस 121 बराबर 4। तो 5√5 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 4/5√5 प्लस 11। तो ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है, 16 से बड़ा नंबर है, ये तो इनफैक्ट 21 से बड़ा है, तो 4/21 से बड़ा, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गया, तो इट इज़ पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो 5√5 माइनस 11 जो है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव फ्रैक्शन आएगी। तो अब इसमें हमने इसको x बोल रखा है, ये इंटीजर है और ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो पॉजिटिव फ्रैक्शन की पावर ऑड नंबर 71 विल रिमेन पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो
तो ये अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ये पूरा क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो इस बार जो हमें लास्ट क्वेश्चन में करना पड़ा ना कि एक हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, वो सब करने की जरूरत नहीं है। इस बार हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये तो हो गया इसका इंटीग्रल पार्ट और ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो चीज पूछा था, फाइंड वेदर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इवन या ऑड, तो वो हमें दिखाई दे रहा है क्लियर कट क्या है, इवन। पहला आंसर तो ये आ गया। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज एन इवन इंटीजर, पहला आंसर तो ये आ गया। और ऑल्सो जो इसने ये पूछा था x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x तो हो गया 5√5 प्लस 11, प्लस 11 रेश हुआ 71, और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 5√5 माइनस 11 रेश पर 71। तो इन दोनों में 71 पावर कॉमन हो जाएगा, 5√5 प्लस 11 एंड 5√5 माइनस 11 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 4। तो इस बार जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4⁻71। तो ये आंसर आ गया। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। चलो फिर बाइनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, एक कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है NCR, उसको हमने ऐसे बताया n-r। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे लिखा था n, n-1, n-2, r टर्म्स तक घटा के लिखा और अपॉन r फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा NCR को हमने डिफाइन कैसे किया था, NCR वैसे होता क्या है ये आगे चल के हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे, बट इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेज of selecting R objects from n different objects. ठीक है, it is number of ways of selecting R objects from n different objects. तो this मतलब इसका मतलब क्या है कि 10c2 क्या होता है, 10c2 10 इंटू 9/2 विच इज़ 45। तो 45 हमें क्या बताएगा कि अगर हमें 10 डिफरेंट चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे रखा है, मान लिया O1 O2 O3 ऐसे करके O10 तक, और इसमें से हमें 2 को सेलेक्ट करना है। ठीक है, NCR में का मतलब क्या है, n में से r को सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जितनी ऑब्जेक्ट हैं वो तो ऊपर लिखा हुआ है, टोटल जितनी ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, और जितना हमें सेलेक्ट करना है वो नीचे लिखा है। तो बेसिकली 10c2 का मतलब क्या है कि इन 10 में से हम 2 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम क्या चीज़ काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज काउंट करें। एक तरीका तो होगा कि हमने O1 O2 सेलेक्ट कर लिया, एक तरीका होगा कि हमने O1 O3 सेलेक्ट कर लिया, एक ऐसे भी हो सकता है कि O9 O10 सेलेक्ट किया, एक ऐसा भी हो सकता है कि O5 O9 सेलेक्ट किया। तो अगर हम इनको गिनना चालू करें 1 2 3 4 ऐसे गिनना चालू करें तो 45 गिना जाएगा, 45 नंबर ऑफ वेज आ जाएगा।
ठीक है, तो एनसीआर का बेसिक डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि अगर एनसीआर नंबर ऑफ वेज है, अगर ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग समथिंग है, तो इट हैज़ टू बी एन इंटीजर। अगर मैं बोलूँ कि ये काम करने के कितने तरीके हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे 5 तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं 3.5 तरीके से कर सकते हैं। 3.5 तरीका कुछ होता ही नहीं है ये। ठीक है, इट हैज़ टू बी एन इंटीजर एंड दैट ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल सकते -5 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो एनसीआर विल बी अ नेचुरल नंबर। इट विल बी ए नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है क्योंकि नंबर ऑफ वेज है, नंबर ऑफ वेज की वजह से नेचुरल नंबर है। अब ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये क्या लिखा हुआ है? n, n-1, n-2। तो ये तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, एक एक घटा के। उल्टा पढ़ेंगे तो एक एक बढ़ रहा है नेचुरल नंबर। और कितने टर्म्स लिखे हैं? ये r। ठीक है, ये हमने शुरू में बोला भी था कि अगर 10c2 लिखा है तो नीचे अगर 2 लिखा है तो ऊपर वाले 10 को 2 घटा के लिखो और नीचे 2 फैक्टोरियल। तो अगर एनसीआर लिखा है तो n को r बार लिख दिया घटा के, नीचे r फैक्टोरियल। तो अगर इस पूरे को इंटीजर होना है, इट इज़ ए नेचुरल नंबर, अगर इसको इंटीजर होना है तो न्यूमरेटर को r फैक्टोरियल से डिविजिबल होना पड़ेगा। ये ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है ये r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, तभी तो इंटीजर आएगा। और न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है r कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या बना कि कोई भी r कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लो। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि जो नंबर है वो एक से बड़ा, एक या एक से बड़ा से चालू करेंगे। तो अगर हमने बोला 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये ठीक है, मान लिया हमने 35 से चालू किया, तो 35, 36, 37, 38 ऐसे करके 10 नंबर का प्रोडक्ट ले लिया। ये जो प्रोडक्ट होगा दिस विल बी डिविजिबल बाई 10 फैक्टोरियल फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि हम 35, अगर हमने 35 से चालू करके 10 नंबर लिखा तो मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूँ 35C10। ये ठीक है, 35C10 एक इंटीजर होगा और 35C10 बेसिकली क्या होगा? न्यूमरेटर में तो 35, 34 ऐसे करके 10 इंटीजर्स लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल लिखने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो न्यूमरेटर है वो 10 फैक्टोरियल से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके आगे बेसिकली रिजल्ट हम क्या लिखेंगे जो याद रखना है? हैंस प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्जिक्यूटिव, ऐसा नहीं कि कोई भी आर नहीं ले सकते, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। एनी आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ऐसा बोलने में कुछ बच्चों को ऐसा फील होता है कि ये तो सही बात है क्योंकि जो ऊपर आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखे होंगे, जैसे ये लिखे हुए हैं, फिर वो बोलेगा एक नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा, दूसरे वाला 2 से, तीसरे वाला 3 से, ऐसा थोड़ा ना होता। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो यही है, एनसीआर से हमने जो बोला है ना कि ये इंटीजर है, एक एक नंबर से थोड़ा डिवाइड होगा। जैसे आर फैक्टोरियल में भी 1 2 3 4 5 ऐसे आर तक लिखा हुआ है, तो ये भी आर नंबर लिखे हैं, ऊपर भी आर नंबर लिखे हैं, बट 1 1 ऐसा रिलेशन नहीं है कि एक नंबर एक से कैंसिल हो रहा है। जैसे तुम ऐसे सोचो, अगर मैंने लिखा 5 6 7, तो 5 × 6 × 7 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो इट विल बी डिविजिबल बाई 3, सॉरी इट विल बी डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। अब 5 6 7 में 5 और 7 तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 5 और 7 के अलावा, मतलब 3 फैक्टोरियल जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। वो तो जो ऊपर 6 लिखा है, 5 6 7 में जो 6 लिखा है वही डिविजिबल होगा पूरे 6 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल नहीं है कि एक नंबर एक से डिवाइड हो रहा है। तो हमें बस ये याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ये तो रिजल्ट है। तो
इसका मतलब ये नहीं है कि आर फैक्टोरियल से ही डिविजिबल हो सकता है और किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता। ये तो हमने डिविजिबिलिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर अगर मान लिया 8 से डिविजिबल है, 8 से, तो वो 16 से होगा या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमने n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिया तो वो केवल आर फैक्टोरियल से ही डिविजिबल होगा और किसी से नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, और एक्स्ट्रा फैक्टर तो आ ही सकते हैं। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा, अभी जो मैंने एग्जांपल बोला 5, 6, 7, ये ठीक है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो इट विल बी डिविजिबल बाई 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही है, ये वाला रिजल्ट लगा के हम बोल सकते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो 3 फैक्टोरियल से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ये ठीक है। बट दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 35। अगर मैं बोलूँ कि 35 से डिविजिबल तो वो भी है, 7 × 5 मिलके 35 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, ये एक रिजल्ट है, बाकी किसी से भी डिविजिबल हो सकता है, ये बताया गया। ठीक है, तो अब इसका यूज़ क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट, ये ठीक है, अगर मैंने लिखा मान लिया 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लिखे हैं, इज डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखे हैं। ठीक है, दूसरा मान लिया हमने लिखा 71, 72, 73 एंड अप टिल 171, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 100 फैक्टोरियल। ये ठीक है, ये बेसिकली कितने नंबर लिखे हैं, 101 नंबर्स लिखे हैं, तो 100 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, 101 फैक्टोरियल से भी डिविजिबल है। ये ठीक है, ये 101 नंबर्स लिखे हुए हैं, कितने नंबर्स लिखे हैं, 100 नंबर्स, 100 नहीं 101 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 171 में से 71 घटाया तो 100 आएगा, तो ये एक ज़्यादा नंबर होगा। जैसे अगर मान लिया केवल ये 2 लिखा होता तो 72 में से 71 घटाएं तो 1 आएगा, बट नंबर तो 2 है, एक ज़्यादा है। तो ऐसे अगर ये लिखा है तो 73 में से 71 घटाएं तो 2 आएगा, बट नंबर 3 है। तो ऐसे ही इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आई विल गेट 100, बट नंबर्स आर 101, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 101 फैक्टोरियल। तो अगर मैं बोलूँ कि इज इट डिविजिबल बाय 100 फैक्टोरियल, तो ऑफ कोर्स सही है, क्योंकि 101 फैक्टोरियल जो है, 101 फैक्टोरियल जो है, उसको हम लिख सकते हैं 101 × 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 100 फैक्टोरियल तो इसी का एक फैक्टर है। तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो दूसरे नंबर के हर डिवाइजर से भी डिविजिबल होगा, उसके हर फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि अगर मान लिया, अगर हम ऐसे लिखें 31, 32, 33 इंटू 66, ठीक है, तो इज डिविजिबल बाय, ठीक है, कितने नंबर्स हो गए, 66 में से 31 घटाया 35 हो जाएगा, बिल्कुल, तो उससे एक ज़्यादा 36 से डिविजिबल है, तो इट इज डिविजिबल (36 फैक्टोरियल). कितने नंबर हैं, 36 नंबर्स। ये ठीक है, 36 फैक्टोरियल से डिविजिबल है क्योंकि इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ
36 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये सही है। अगर मैंने बोला कि इज इट डिविजिबल बाय 30 फैक्टोरियल, तो आंसर इज करेक्ट, क्योंकि 30 फैक्टोरियल तो 36 फैक्टोरियल से छोटा है, उसी के अंदर आ जाएगा। 36 फैक्टोरियल इज 30 फैक्टोरियल इनटू सम नंबर, ऐसे। तो अगर ये नंबर 36 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया तो 30 फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं इज डिविजिबल बाय 37 फैक्टोरियल, ठीक है, तो देखो हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि हाँ ये बात भी बाई चांस ठीक है। ठीक है, क्यों ठीक है? तुम इसको ऐसे देखो, 31, 32, 33 ऐसे, चलो लिख ही लेते हैं, 34, 5, 6, 7, 8, अब टिल कहाँ तक लिखा है 66। अगर इसको मैंने डिवाइड किया 36 फैक्टोरियल से, ठीक है, तो आई विल गेट सम इंटीजर। ये ऊपर कितने नंबर लिखे हैं? 36 नंबर्स लिखे हैं, तो 36 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखे हैं, तो इनका प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल बाय 36 फैक्टोरियल। तो वहाँ से तो ये आ गया पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि देखो इसके अंदर 37 एक नंबर है खुद, एंड 37 इज प्राइम। तो जब हमने इस नंबर को 36 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो इसके अंदर तो 37 नहीं आएगा। तो जब हमने डिवाइड किया तो ये बचे हुए जो नंबर्स हैं वही 36 फैक्टोरियल से डिविजिबल हो गए होंगे। उसी से 36 फैक्टोरियल के अंदर जितने भी फैक्टर आ रहे हैं वो सारे कैंसिल हो गए होंगे। तो 37 तो न्यूमरेटर में फिर भी बचा होगा। तो अगर डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर आया इसके अंदर 37 बच रहा होगा। क्यों बच रहा होगा? क्योंकि 36 फैक्टोरियल में सारे नंबर 37 से छोटे हैं, पहली बात। दूसरा 37 प्राइम है, तो ये तो समझ में आता है ना कि प्राइम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता जो उससे छोटा हो। ये ठीक है, प्राइम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, प्राइम तो केवल अपने से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऊपर 37 बच जाएगा। तो अगर मैंने इस इंटीजर को 37 से एक बार और डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा डिवाइड। अब 37 इज नथिंग बट 37 इंटू 36 फैक्टोरियल। अगर मैं 37 को बाहर निकालूं तो 36 फैक्टोरियल बच जाएगा। तो अगर 36 फैक्टोरियल से डिविजिबल है ये प्रोडक्ट, एंड उसके बाद उसके अंदर डिवाइड होने के बाद 37 उसके अंदर बच भी रहा है, तो 37 से डिवाइड होने पे भी वो डिवाइड हो जाएगा 37 फैक्टोरियल से। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस में भी ये भी सही है। ठीक है, इन जनरल तो नहीं बोल सकते कि एक ऊपर वाले से या दो ऊपर वाले से डिविजिबल होगा ही नहीं होगा। यहाँ ये सही है, यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट 35 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 5। ठीक है, मतलब हमने क्या प्रूव करना है कि 35 फैक्टोरियल जो है वो 7 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि 7 फैक्टोरियल से 5 बार डिवाइड हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कितनी बार लिखा है? 5 टाइम्स। करते हैं इसको। सॉल्यूशन 35 फैक्टोरियल को कैन आई राइट 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 14 15 16 21 20। हाँ, ऐसे करते करते 35 तक ले गए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको ग्रुप 1 बोल दिया।
पहले 7 नंबर के प्रोडक्ट को ग्रुप 1 बोल दिया, फिर अगले जो 7 नंबर हैं उनको बोल दिया ग्रुप 2, फिर अगले 7 नंबर को ग्रुप 3, ठीक है। तो फिर ऐसे ही अगले 7 को ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। तो अगर हम 7 नंबर को क्लब करें तो 35 तक हमारे पास कितने ग्रुप बन जाएंगे? 5, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज ए प्रोडक्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये तो वैसे ही सीधा ही 7 फैक्टोरियल है। तो ऑफ कोर्स G1 को अगर हमने 7 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो एक इंटीजर आ जाएगा, ये ठीक है। G2 क्या है? अगेन ये भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है एंड इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 7 नेचुरल नंबर्स, तो ये भी 7 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, ठीक है। ये भी 7 फैक्टोरियल से डिविजिबल है, ये भी और ये भी। तो हर इंडिविजुअल ग्रुप, ये ठीक है, इज डिविजिबल बाय 7 फैक्टोरियल। तो इस पूरे को अगर मैंने 7 फैक्टोरियल रेज़्ड टू पावर 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो मतलब अगर मैंने ऐसे डिवाइड किया 35 अपॉन 7 फैक्टोरियल रेज़्ड टू पावर 5, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं G1 अपॉन 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 35 फैक्टोरियल तो हो गया G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इंटू G5, ये हो गया 35 फैक्टोरियल। अब जब हमने 7 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो हर नंबर के नीचे एक 7 फैक्टोरियल ऐसे लिख लिया, G3 इंटू 7 फैक्टोरियल, G4 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड G5 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ ईच ऑफ दीज ब्रैकेट्स is basically is an integer, मतलब now as each of G1, G2, G3, G4, G5 is product of 7 consecutive natural numbers, hence each will be divisible by 7 फैक्टोरियल। और अगर हर डिवाइड हो गया 7 फैक्टोरियल तो ये एक इंटीजर आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, फिफ्थ इंटीजर आ जाएगा। तो ऐसे करके 5 इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज अगर 35 फैक्टोरियल को हमने इससे डिवाइड करके एक इंटीजर आ रहा है, मान लिया टोटल जो प्रोडक्ट है वो I6 आ रहा है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। दिस इम्प्लाइज 35 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7 फैक्टोरियल रेज़्ड टू पावर 5, ठीक है। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट n स्क्वायर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय दिस वेयर n belongs to natural number, ठीक है। एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने किया था, उसका थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो n स्क्वायर फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 अप टिल n, ये ठीक है, इनटू n प्लस 1 n प्लस 2, ऐसे करके 2n तक एक दूसरा ग्रुप मान लिया, फिर 2n प्लस 1। n स्क्वायर का मतलब तो ये होगा 1 से लेके n स्क्वायर तक का प्रोडक्ट सिंपली। तो n स्क्वायर का मतलब तो ऐसे हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके n स्क्वायर तक का प्रोडक्ट।
तो हमने क्या किया, पहले n नंबर को क्लब कर लिया, फिर अगले n नंबर को क्लब कर लिया, फिर अगले n नंबर को क्लब कर लिया, फिर लास्ट n नंबर्स को क्लब कर लिया। अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n स्क्वायर तक लिखा है तो टोटल कितने नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये टोटल कितने नंबर्स हैं, n स्क्वायर ऑफ कोर्स। अगर मैं 1 2 3 4 पे रुक जाऊं तो ये 4 नंबर का प्रोडक्ट है, 1 2 3 पे रुक जाएं तो 3 नंबर का प्रोडक्ट है। तो अगर मैं 1 2 3 4 करते हुए n स्क्वायर तक चला जाऊं तो ये n नंबर का प्रोडक्ट है, सॉरी n स्क्वायर नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो अगर इसको हमने ये मान लिया हो गया ग्रुप 1, ये ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रुप 2, ये हो गया ग्रुप 3। ईच ऑफ दीज ग्रुप्स हैज़ n नंबर्स, ये n नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं। एंड ये वाला जो ग्रुप है, अगर टोटल n स्क्वायर नंबर्स हैं और हमने n नंबर्स में इनको क्लब किया है तो कितनी क्लबिंग हो जाएगी, कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, ऑफ कोर्स n ग्रुप्स बन जाएंगे। तो ये मान लिया nth ग्रुप है विच इज Gn, ठीक है। अगेन सेम लॉजिक से ईच ऑफ दीज ग्रुप्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ n consecutive natural numbers, तो ईच ऑफ दीज ग्रुप्स विल बी डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। तो अगर हर ग्रुप ये n फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो n फैक्टोरियल कितने टर्म्स लिखे हैं, ये n ग्रुप्स लिखे हैं, तो n फैक्टोरियल से कितनी बार डिविजिबल हो जाएगा, n टाइम्स। तो वही प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम अगेन, ईच ऑफ G1 G2 G3 एंड अप टिल Gn इज प्रोडक्ट ऑफ, ईच ऑफ लिखा है मतलब इनमें से हर एक। G3 जो है दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, G4 वो भी n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव natural numbers is a product of n consecutive natural numbers, hence each of these groups is divisible by n factorial. So this implies n स्क्वायर फैक्टोरियल के अंदर n ग्रुप्स हैं, इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल रेज टू पावर n, ठीक है। एज वही अगर तुम करना चाहो तो n फैक्टोरियल रेज टू पावर n लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं G1 अपॉन n फैक्टोरियल, G2 अपॉन n फैक्टोरियल और लास्ट में आ गया Gn अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। एंड ईच वन ऑफ दिस इज इंटीजर, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इंडिविजुअली, ये In हो गया, तो ये n फैक्टोरियल रेज्ड बाय n से डिविजिबल है, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 3, प्रूव दैट n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या किया था, 35 फैक्टोरियल, ठीक है। 35 फैक्टोरियल बेसिकली कितना हो गया, 1 2 3 4 अप टिल 35 तक, ऐसे बोल सकते हैं। कितने नंबर्स का प्रोडक्ट है ये, 35 नंबर्स का प्रोडक्ट है। 35 को आई कैन राइट डाउन 7 इंटू 5, तो अगर हम 7 नंबर्स क्लब करें ऐसे करके तो टोटल कितनी क्लबिंग हो जाएंगी, 5 टाइम्स हो जाएंगी, ठीक है। तभी 7 नंबर अगर 5 बार आ रहा है तो 7 इंटू 5 टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, 35। तो ये 35
नंबर्स हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो एन स्क्वायर फैक्टोरियल था वो कितने नंबर्स थे, 1 2 3 4 ऐसे करके एन स्क्वायर तक कितने नंबर्स हैं टोटल, एन स्क्वायर। तो अगर हम एन नंबर्स को क्लब करें, एन नंबर्स फिर एन नंबर्स, ये ठीक है, ऐसे करते हुए फिर लास्ट में ये एन नंबर्स, तो ये कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, एन ग्रुप्स बन जाएंगे। तो एन स्क्वायर को आई कैन राइट डाउन एन इंटू एन। तो अगर हमने ग्रुप साइज ये लिया, मतलब एन एन के ग्रुप्स क्लब किए तो इतने ही ग्रुप बन जाएंगे। तो ऐसी 35 कितना है, 7 इंटू 5। तो अगर मैं 7 7 नंबर करके क्लब करूं, ठीक है, तो 5 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो पहला जो 7 नंबर है वो 7 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, अगला जो 7 नंबर है वो फिर 7 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। तो ऐसे कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, 5 टाइम्स। तो 7 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हमें ये लॉजिक समझ में आया तो यहीं से ये समझ में आ जाना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 35 तक गए। तो 7 की बजाय अगर मैं 5 5 क्लब करूं, ये ठीक है, 5 नंबर्स फिर 5 नंबर्स, तो फिर 7 टाइम्स हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो अब दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 7, क्योंकि पहले जो 5 नंबर का प्रोडक्ट है दिस विल बी डिविजिबल, 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो इट विल बी डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल। अगला जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल, उससे अगला भी डिविजिबल बाई 5 फैक्टोरियल। तो ऐसे करके कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 7 टाइम्स। दिस इज द लॉजिक कि जो फैक्टोरियल के अंदर नंबर लिखा है अगर उसको हम a इंटू बी की फॉर्म में लिख पाए, ठीक है, तो ये a फैक्टोरियल रेज़ टू पावर b टाइम्स, मतलब a नंबर्स लेंगे तो b क्लबिंग बनेगा। तो एवरी a कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई a फैक्टोरियल। तो a फैक्टोरियल b टाइम्स, तो a फैक्टोरियल रेज़ टू पावर b से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मतलब अगर इसको मैं जनरलाइज रिजल्ट बनाना चाहूं तो रिजल्ट ऐसे बन जाएगा, फैक्टोरियल ab विल बी डिविजिबल बाय factorial a raised to power b and as well as factorial b raised to power a, इन दोनों से ही डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल a raised to power b करने के लिए हम क्या करेंगे, a नंबर्स को क्लब किया, जैसे मान लिया a b का वैल्यू 75 आ जाए, ठीक है, a का वैल्यू 25 आ जाए, b का वैल्यू मान लिया 3 हो जाए। तो अगर हम 3 3 3 क्लब करके क्लब करें तो 25 क्लबिंग हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल से 25 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा, या उल्टा बोल दें 25 25 करके क्लब करें तो 3 बार क्लबिंग हो जाएगा। तो 25 फैक्टोरियल से 3 टाइम्स डिविजिबल हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि 25 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मेरे को अगर ये लॉजिक समझ में आया तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ एन फैक्टोरियल, ये ठीक है, एक को ऐसे लिख रही है, एक को ऐसे लिख रही है, दोनों ही फैक्टोरियल है वैसे। अच्छा, अंदर वाला जो फैक्टोरियल है एन फैक्टोरियल, जैसे अगर 40 फैक्टोरियल लिखा है, इसको आई कैन राइट डाउन 40 इंटू 39 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, एक नंबर बाहर निकालें। तो इस फैक्टोरियल को तो 1 मिनट के लिए भूल जाओ। ये जो अंदर एन फैक्टोरियल लिखा है इसको आई कैन राइट डाउन एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, एक एन बाहर निकाल लिया अंदर वाले में से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ऑफ कोर्स ये इंटीजर है एंड ये भी इंटीजर है, ऑफ कोर्स दोनों इंटीजर हैं। तो वैसे ही इस वाले केस में ये भी इंटीजर है, इसको तो हम a बोल सकते हैं, और ये पूरा भी इंटीजर है। ठीक है, तो अब देखो इसके हिसाब से अभी हमने क्या बोला कि ए बी फैक्टोरियल विल बी डिविजिबल बाई फैक्टोरियल ए रेज़ टू पावर बी, मतलब जो 2 नंबर हैं उनमें से एक पे ऊपर फैक्टोरियल लगाओ, उसको तो बेस में रखो, और दूसरे नंबर को एज इट इज पावर में चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट यूज करके, यूजिंग दिस रिजल्ट, ये ठीक है, इसको हमने a मान लिया, इस पूरे को फैक्टोरियल को n को तो a मान लिया और n माइनस 1 फैक्टोरियल को b मान लिया। ठीक है, तो यूजिंग दिस रिजल्ट
इट इज डिविजिबल बाय, क्या लिखा है इसने, a फैक्टोरियल की पावर b। a के ऊपर तो फैक्टोरियल लगाना है, तो n के ऊपर तो फैक्टोरियल लगाना है, और जो पावर में b लिखा हुआ है ये, ठीक है, उसके ऊपर फैक्टोरियल नहीं लगाना है, उसको तो एज इट इज लगाना है। तो b तो खुद ही फैक्टोरियल है, तो दिस रेज टू पावर n-1, हैंस प्रूव्ड। बस अगर हमें ये लॉजिक समझ में आया तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व आराम से। अब नए कॉन्सेप्ट पढ़ने की बजाय एक ऐसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। Let n is a positive integer, then prove that 4 raised to power n minus 3n minus 1 is divisible by 9. Second, 2 raised to power 4n minus 15n minus 1 is divisible by 225. ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। Prove that 13 raised to power 99 minus 19 raised to power 13 is divisible by 162. ठीक है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। 4 रेज टू पावर n माइनस 3n माइनस 1, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो अगर n 1 के बराबर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 0 इज डिविजिबल बाय 9। ये ट्रू है, 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है,
तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये बात तो सही होगी, फर्स्ट रिजल्ट। ये ठीक है, ये तो n बराबर 1 के लिए लिया। इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन 4 रेज़ टू पावर n माइनस 3n माइनस 1 को, इस 4 को हमने लिख लिया 3 प्लस 1 रेज़ टू पावर n, ठीक है, या उल्टा बोल दिया। मतलब उल्टा लिख दिया, 1 प्लस 3 रेज़ टू पावर n और माइनस 3n माइनस 1, ठीक है। 1 को अलग इसलिए किया क्योंकि बाइनोमियली एक्सपेंड करने के लिए n का वैल्यू कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है, इसलिए अलग से एक्सपेंड किया। दिस इज इक्वल्स टू, इसको बाइनोमियली खोला तो NC0 प्लस NC1 इंटू 3 प्लस NC2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस NC3 इंटू 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टिल NCn इंटू 3 रेज़ टू पावर n। ये तो केवल हो गया इसका एक्सपेंशन, माइनस 3n माइनस 1। NC0 कितना होता है 1, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। NC1 की वैल्यू कितनी होती है n, तो ये 3n हो गया, तो ये 3n और ये 3n कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये दो टर्म तो कैंसिल हो गए, इन सभी में 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 रेज़ टू पावर 4 3 रेज़ टू पावर n, इन सभी में एक 3 स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा, तो वो हमने कॉमन निकाल लिया। तो 3 स्क्वायर कॉमन लेने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा NC2 इंटू 3 प्लस अगला टर्म आ जाएगा NC3 इंटू 3 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, प्लस NC4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस एंड सॉन अप टिल NCn इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 2, ठीक है। तो दिस इज 9, 3 स्क्वायर 9 हो गया, ये इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा क्या हो गया इंटीजर, तो 9 टाइम्स इंटीजर, तो हैंस डिविजिबल बाय 9, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें फील आ जाएगी कि इट इज़ समथिंग लाइक दिस ओनली, क्योंकि 225 इज़ नथिंग बट 15 का स्क्वायर, ठीक है, ये 15 दिखाई दिया। 2 रेज़ टू पावर 4 जो है वो 16 होता है, तो 2 रेज़ टू पावर 4n माइनस 15n माइनस 1, तो अगर n बराबर 1 है तो यह आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 15 माइनस 1, 16 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। तो विच इज़ डिविजिबल बाय, किससे प्रूव करना है 225, 0 तो हर चीज़ से डिविजिबल है, वापस सेम लॉजिक, तो 225 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इस 2 रेज़ टू पावर 4 को, मतलब 2 रेज़ टू पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहली बात तो n माइनस 2 रेज़ टू पावर 4, 16 को लिख लिया 1 प्लस 15 रेज़ टू पावर n माइनस 15n माइनस 1, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड किया तो NC0 प्लस NC1 15 प्लस NC2 15 स्क्वायर प्लस NC3 15 क्यूब प्लस एंड सो ऑन NCn 15 रेज़ टू पावर n, ये आ गया एक, तो माइनस 15n माइनस 1, 1 1 कैंसिल, NC1 इज n, अगेन ये दोनों कैंसिल, और बचे हुए पूरे में से 15 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो NC2 प्लस NC3 इंटू 15 प्लस NC4 इंटू 15 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n माइनस 2। अगर n स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो सब जगह 15 की पावर 2 कम हो जाएगी। अब दिस इज 225 और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसमें सब कुछ इंटीजर है, तो हैंस प्रूव्ड, 225 से डिविजिबल है, यही प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव।
ये लिखा था 99। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रखा है, देखो ये पावर अलग अलग है। पहली बात तो 13 रेज़्ड टू पावर 99 एंड 19 रेज़्ड टू पावर 93 इज डिविजिबल बाय 162। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो 162 इज 81 इंटू 2, 81 इज 3 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 2। पहले तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मतलब 3 रेज़्ड टू पावर 4 से डिविजिबल है, एक तो मेरे को ये प्रूव करना है, और एक 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये दोनों प्राइम है तो दोनों से इंडिविजुअल प्रूव कर सकते हैं कि इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 13 रेज़्ड टू पावर 99 माइनस 19 रेज़्ड टू पावर 93। 13 ऑड है, उसका कोई भी पावर ऑड रहेगा। 19 ऑड है, उसका कोई भी पावर ऑड रहेगा। ऑड माइनस ऑड इवन रहेगा, हैंस will be divisible by 2। ठीक है, तो इस 2 से तो ये डिविजिबल हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि 3 रेज़्ड टू पावर 4 से भी डिविजिबल है। तो 13 रेज़्ड टू पावर 99 माइनस 19 रेज़्ड टू पावर 93। 3 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो 13 के आसपास कौन आएगा, 12। तो हम तो इसको ऐसे ही खोल लेते हैं, 12 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 99 माइनस 19 को लिख लेते हैं 18 प्लस 1 रेज़्ड टू पावर 93। ठीक है, इसको ओपन कर लिया तो ये आ जाएगा 99C0 इंटू, मतलब उल्टा कर लेते हैं, 1 प्लस 12, 1 प्लस 99C1 इंटू 12, 99C2 इंटू 12 स्क्वायर, और 99C3 इंटू 12 क्यूब प्लस 99C4 इंटू 12 रेज़्ड टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ये फर्स्ट आ गया, माइनस 93C0 93C1 इंटू 18 प्लस 93C2 इंटू 18 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, मेरे को बेसिकली अब क्या चाहिए, 3 रेज़्ड टू पावर 4 का मतलब क्या है, 81 मतलब 9 स्क्वायर, कुछ भी बोल दो, 3 रेज़्ड टू पावर 4 बोल दो, 9 स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। इससे और डिविजिबल चाहिए, तो अब इसको लिखते हैं, दिस इज़ 1, ये पहला टर्म 1 हो गया, प्लस ये हो गया 99 इंटू 12 कितना होता है, 12 इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, 3 का मैक्सिमम पावर हम बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी 3 इंटू 4। ठीक है, प्लस 99C2 विल बी 99 98 अपॉन 2 इंटू, यहाँ से आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, प्लस यहाँ से 99 98 97 अपॉन 6 इंटू, यह आ जाएगा 3 क्यूब 4 क्यूब, प्लस 99C4 ऐसे लिखा रहने दिया, यह आ जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर 4 एंड 4 रेज़्ड टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। पहला ब्रैकेट तो ये हो गया, माइनस दूसरा ब्रैकेट 1, ये हो जाएगा प्लस 93 इंटू 18। ठीक है, 18 को भी 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा 93 92 अपॉन 2 इंटू 18 का स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि 9 स्क्वायर से डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल हो गया ऑलरेडी, 9 स्क्वायर से और डिविजिबल है, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए देखो हमने क्या किया कि ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, इसको और इसको एक साथ क्लब किया। ठीक है, कैसे क्लब कर सकते हैं,
देखो ये लिखा है 9 इंटू 2, ये ठीक है, इसके अंदर भी 3 का फैक्टर है, 3 इंटू 31, ठीक है, इसके अंदर लिखा है 9 इंटू 11, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 9 3 2, 9 3 और 2 यहाँ से निकाल लिया, 9 3 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 9 गया, 3 गया, 2 गया, तो कितना बचा यहाँ पे 22, माइनस 9 गया, 3 गया, 2 गया, कितना बचा 31। एक तो ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे एक 9 तो इसमें आ गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा ऑफ कोर्स, 49 हो गया, और एक 9 ये आ गया, तो 9 स्क्वायर आ गया इसके अंदर, ये ठीक है। यहाँ पे एक 9 मतलब 3 स्क्वायर 27 तो यहाँ से आ गया, इस 6 में से क्या होगा, 2 तो इसके साथ कैंसिल हो गया और 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो भी एक 3 तो यहाँ से आ गया और 3 3 यहाँ से आ गया, तो 3 और 1 4 3 हो गया, तो मतलब 3⁴ आ गया, इसमें भी 3⁴ आ गया, इसमें भी 3⁴ आ गया, एंड दिस ऑनवर्ड्स हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यही 3⁴ प्रोवाइड कर देगा। 3⁴ आएगा, आगे 5 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके इस पूरे नंबर में ऑलरेडी 3⁴ आ रहा है, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, इसमें ऑलरेडी 9 स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 9 स्क्वायर या 3⁴ एक ही बात है, और इसके आगे तो 9 का क्यूब आएगा एंड 4 आएगा एंड सो ऑन। तो देखो पहला टर्म कैंसिल हो गया, दूसरे टर्म को हमने मिला के ऐसे लिख लिया, प्लस बाकी जो भी बच गया यहाँ पे सब में 9 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी पूरा इसमें भी और इसमें भी, पूरे में से एक 9 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 बचा, ये ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, दिस इज 9, इसके अंदर 31 में से अगर 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -9 आ गया, सो दिस इज 9 3 2 -9 प्लस 9 स्क्वायर इंटू सम इंटीजर, तो यहाँ से भी ये 9 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा -6 प्लस I1, तो ये एक इंटीजर हो गया, तो इट इज डिविजिबल बाय 81, ठीक है। तो 81 से भी डिविजिबल हो गया एंड 2 से भी डिविजिबल हो गया, हैंस 13⁻99 minus 19⁻93 is divisible by 162। ये हो गया।